मेरे प्रिय साथियों, आज जब मुझे कॉलेज से आपके मित्र का फोन आया 2 दिन पहले कि आदरणीय त्रिपाठी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसमें आप परसाई जी पर अपना वक्तव्य पेश करें, तो मुझे ये लगा कि ये दो परंपराओं के पुरोधाओं को साथ में कैसे रखा जाएगा। मेरे पिता के गुरु आदरणीय त्रिपाठी जी को जितना पढ़ा, जितना देखा, वो कम ही कम है। और परसाई जी की जन्मशती का वर्ष है। साथ ही धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और अलकाजी साहब की भी जन्मशती का वर्ष है। हिंदी साहित्य के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण साल आखिर क्यों है? कई तरह की दृष्टियां इस साल को समझने के लिए चाहिए। परसाई जी जिस समय में लिख रहे थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने लगा था और दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने लगा था। उनका एक दीर्घ इंटरव्यू दूरदर्शन के आर्काइव्स में हम सभी के बीच है, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें हम ये सुनते हैं कि किस तरह से भारत में नाजी शक्तियों के प्रति एक बड़े दुराभास सी मची हुई थी भारतीय समाज में। वो किस प्रकार की थी? स्वस्तिक का उनका चिन्ह भारतीय समाज को कहीं ना कहीं ले जाकर उनके पास उनके समीप ले आ रहा था। जिस प्रकार से यूरोप में नाजी शक्तियों का खंडन हो रहा था, उस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में नाजी शक्तियों का खंडन नहीं हो रहा था। परसाई जी इस बात के साक्षी हैं। ये भी समझना जरूरी है कि परसाई जी जिस समय में लिखना शुरू कर रहे थे, महारत्न और नवरत्न कंपनियां इस देश में खड़ी हो रही थी और आज उनके जन्मशती वर्ष में हम पाते हैं कि ये कंपनियां बिक रही हैं। तो देश कहां बदला? व्यंग विधा दर्शन शास्त्र के आसपास आज नहीं पाई जाती, काफी फुअड़ हो गई है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आप और हम सब जानते हैं। व्यंग सहने की, व्यंग करने की तमाम शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सामाजिक रूप से खंडन भी हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन इन 75 वर्षों में एक आजाद भारत किस पड़ाव पर आके खड़ा हो गया कि अपनी आलोचना सहना, देखना, समझना कम और कम तक खत्म ही हो गया। साइंटिफिक समाजशास्त्र के पुरोधा हैं परसाई जी। उन्होंने ही इस शब्द की गणना की है कि एक साइंटिफिक समाजशास्त्र हमारे देश में होना जरूरी है। वो गांधी के खिलाफ नहीं है, गांधीवाद के खिलाफ है। वो किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के खिलाफ है। जब हम परसाई जी को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं देश सम्यक रूप से साथ में आकर कैसे आगे बढ़ सकता है, उनकी चिंता लगातार इस प्रकार से बनी रही। नेहरू के करीब पाते हैं खुद को, लेकिन साथ ही साथ नेहरू की उन नीतियों के भी खिलाफ हैं जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र उनको ठीक से नपा हुआ नहीं दिखता। उनकी कृतियों के बारे में हम सब जानते हैं। आप लोगों में से कई लोग इंस्टाग्रामर्स हैं, बुकस्टाग्रामर्स हैं। पीयूष यहाँ बैठा है, सबसे हमारा चमकदार यंग चेहरा जो किताबों को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। परसाई जी के किताबों से आज जो वक्तव्य, जो वाक्य, सूक्तियां हम इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा लगता है कि लिखी तो किसी युग में गई थी, उपयुक्त किसी और युग में हो रही है। लेकिन इन सबके बीच ऐसा क्या हुआ कि आधी आबादी के लिए परसाई जी कहीं ना कहीं विषयक होना बंद हो गए।
मेरी शिकायत परसाई जी से आज उनके 100वें वर्ष में ये है कि क्यों उनके व्यंग में महिलाएं मंच पर स्वेटर बुनती हुई, क्लर्क या सरकारी दफ्तरों में मटर छीलती हुई कोई अधिकारी के रूप में नजर आती हैं। क्यों उनके व्यंग में महिलाएं उस चुनावी क्षेत्र की आधी योद्धा के रूप में नजर नहीं आती जिस सरकार के समीप वो खुद को पाते थे और जिसकी हेड ऑफ द स्टेट एक महिला ही थी। ऐसा क्यों हुआ कि परसाई जी के व्यंग आलोक में छात्र आंदोलन नहीं नजर आता? मेरी शिकायत है उनसे। और ऐसा भी क्यों हुआ कि अपने उत्तरार्ध में, अपने लेखकीय जीवन के उत्तरार्ध में परसाई जी कहीं ना कहीं, जिसे हम इंग्लिश में तो कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट, और कहीं ना कहीं हिंदी में हम उसको किस तरीके से व्याख्यात करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत निर्मम रूप से समाज का कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय से उनका विश्वास उठ गया। 70-80 के दशक तक आते आते उनकी लेखनी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि परसाई जी कहीं ना कहीं एक सामाजिक एंटीथीसिस के रूप में उभर रहे हैं। तो बहुत लंबी बात ना करते हुए शायद एक दूसरा राउंड बातचीत का जब खुलेगा तब ये बातें सामने आएंगी। और हरिशंकर परसाई जी को प्रकाशित करना, उनके साहित्य के साथ खड़ा होना वाणी प्रकाशन ग्रुप का सौभाग्य है और उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हमारे यहाँ से प्रकाशित हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि युवा जब भी मौजूदा सरकार का कटाक्ष करने जाते हैं तो परसाई साथ होते हैं, लेकिन युवा अगर इस सामाजिक डिसइल्यूजन में अपनी जगह ढूंढने जाते हैं तो परसाई साथ नहीं नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है। और इस सभागार में बैठी आधी आबादी, मेरी सहेलियां, वो इस बात को जरूर जानती हैं, पढ़ती भी हैं और खुद को परसाई जी के साहित्य में इन एब्सेंशिया प्रो बोनो पाती हैं। तो ये कुछ मेरे एंट्री पॉइंट्स थे। अब मैं आदरणीय ममता जी और त्रिपाठी सर को सुनने के लिए आप सभी के तरह अग्रसर हूँ, उत्सुक हूँ। नेक्स्ट राउंड।